हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनीषा एजुकेशनल हब और मैं हूं आपकी बायोलॉजी कोच डॉक्टर श्वेता मलानी। आज जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर्स पे। इसके पहले के लेक्चर्स जानने के लिए आप नीचे के लिंक में फॉलो करें, वहां पर सारे लिंक दिए हुए हैं। इवन ऊपर में आई कार्ड्स में भी इसका डिस्क्रिप्शन मतलब यूआरएल हमने शेयर किया है। सो प्लीज सी दोज लेक्चर्स। उनको अगर आपने देख लिया है तो आज का टॉपिक आप जानते हैं, दैट इज अबाउट द मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। अब मेजर एबायोटिक फैक्टर्स की बारे में बात करें तो आपको पता है किसी भी इकोसिस्टम में बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज एबायोटिक एंड बायोटिक। ये जो एबायोटिक फैक्टर्स है ये सारे इकोसिस्टम में सेम होते हैं। मतलब कोई भी इकोसिस्टम देख ले उसमें एबायोटिक फैक्टर में क्या आएगा, आपका आएगा से वाटर, से आएगा आपका सनलाइट, से ठीक है वाटर होगा, से सनलाइट होगा, सॉइल होगा, ठीक है एसेट्रा। एसेट्रा में बता रही हूँ LIGHT एंड सॉइल एसेट्रा। ये सारे एबायोटिक फैक्टर पाए जाएंगे। अगर सारे इकोसिस्टम में सेम एबायोटिक फैक्टर पाया जाएगा देन यू नो हाउ डू थिंग्स डिफर। एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से आइडेंटिकल क्यों नहीं होता। एबायोटिक फैक्टर्स सब में सेम होंगे बट उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी विल नॉट बी द सेम। दैट मीन्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी से मेरी मतलब क्या है कि सपोज एक हम वाटर एज एन एबायोटिक फैक्टर को भी अगर हम लोग ले लेते हैं तो वाटर की क्वालिटी सी वाटर एंड फ्रेश वाटर में अलग है, क्वांटिटी अलग है। तो ऑब्वियसली अगर दोनों का एबायोटिक फैक्टर अलग है तो दोनों इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। Since the quality and quantity of all those four, all the types of abiotic factors, it changes from ecosystem to ecosystem. So what happens that each ecosystem becomes different and distinct from each other. हर इकोसिस्टम एक दूसरे से अलग और अपने आप में यूनिक बन जाता है। I'll give you an example. एग्जाम्पल ये, मैं यहाँ पर दो ही एबायोटिक फैक्टर को लेकर चल रही हूँ। वन ऑफ देम इज सनलाइट एंड द अदर इज रेनफॉल। मैं दो ही एबायोटिक फैक्टर को यहाँ पर लेकर चल रही हूँ। मैंने क्या क्या बताया, अगर आप सनलाइट देखें तो सनलाइट सारे इकोसिस्टम पर फॉल करता है। एंटायर बायोस्फीयर में एक्चुअली आपका सनलाइट फॉल करता है, पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हो सकता है सनलाइट की क्वांटिटी विल बी डिफरेंट दैन दैट ऑफ द फॉरेस्ट। रेनफॉल भी अगर आप देखोगे तो एवरेज रेनफॉल ग्रासलैंड मतलब कुछ जगहों पर क्या है अलग है और कुछ जगह पर आपका रेनफॉल क्या है ज्यादा है, जिसकी वजह से सिंस द एबायोटिक फैक्टर चेंजेस तो ऑब्वियसली द बायोटिक आल्सो चेंजेस। देखिए यहाँ पर केवल क्या उग रहा है, ग्रास उग रहा है, जबकि यहाँ पर ग्रास के साथ क्या उग रहा है, पेड़ उग रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इकोसिस्टम दो चीज का बना है, एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। जो एबायोटिक फैक्टर होता है बेटा, वो एबायोटिक फैक्टर सारे इकोसिस्टम में पाया जाता है। वो आपका सब इकोसिस्टम में होगा, टेम्परेचर सब में होगा, सॉइल सब में होगा, रेनफॉल, लेकिन उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेंज कर जाने की वजह से अगर इस इकोसिस्टम में और इस इकोसिस्टम में सनलाइट की क्वांटिटी चेंज कर जाएगी तो ऑब्वियसली द टाइप ऑफ प्लांट्स जो इसमें उगेगा वो चेंज कर जाएगा। ठीक है, जहां पर यहाँ छोटे छोटे प्लांट उग रहे हैं यहाँ बड़ा प्लांट उग सकता है। अगर रेनफॉल का क्वांटिटी चेंज कर गया तो यहाँ पर भी यहाँ क्या होगा, शॉर्ट प्लांट होगा या लॉन्ग प्लांट्स होगा। ठीक, तो अगर एबायोटिक फैक्टर चेंज करेगा तो बायोटिक फैक्टर चेंज करेगा, बायोटिक फैक्टर चेंज करेगा तो टोटल इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर जाएगा। यानी कि we have such a variety of ecosystem because the abiotic factor is same but the quality and quantity of that abiotic factor is different from ecosystem to ecosystem. Hence what happens that हर ecosystem का अपना unique स्ट्रक्चर होता है, अपना यूनिक बायोटिक कंपोनेंट होता है। ठीक, तो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स जो किसी भी इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट को कैरेक्टराइज करते हैं वो है आपका टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल। ये चार एबायोटिक फैक्टर को आज हम पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट एबायोटिक फैक्टर दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है किसी भी इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट को डिसाइड करने के लिए। मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रही हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। किसी भी इकोसिस्टम में मतलब बायोटिक कंपोनेंट, सपोज ये एक और इकोसिस्टम है, इसमें बायोटिक कंपोनेंट कैसा होगा, कौन सा प्लांट पाया जाएगा, कौन सा कंज्यूमर पाया जाएगा, कौन सा डिकम्पोजर पाया जाएगा, ये डिसाइड एबायोटिक फैक्टर करता है। वन ऑफ दोज एबायोटिक फैक्टर इज योर टेम्परेचर। कैसे, आपको पता है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल के बने। सेल को लिविंग होने के लिए उसमें मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म होने के लिए वी नीड एंजाइम्स। यू नो दैट द एंजाइम्स दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये आपको पता है।
एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब आपको पता है हर एंजाइम यानी कि प्रोटीन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में काम करता है, ठीक है। एवरी एंजाइम हैज अ ऑप्टिमम पीएच रेंज विद इन विच इट एक्चुअली फंक्शंस। अगर उस टेम्परेचर रेंज, अगर उस टेम्परेचर से अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो प्रोटीन यानी कि एंजाइम डीनेचर कर जाएगा, और अगर घट जाएगा तो वो प्रोटीन यानी कि एंजाइम हमारा क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। Is that clear? तो obviously since every enzyme has a particular range of temperature tolerance and हम सबके बॉडी में एंजाइम पाया जाता है, तो ऑब्वियसली हर ऑर्गेनिज्म हर टेम्परेचर रेंज में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक। अगर सपोज ये एक ऐसा इकोसिस्टम है बेटा, ठीक है, ये सपोज एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसका मीन टेम्परेचर से 20 डिग्री से 25 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसमें वही बायोटिक कंपोनेंट पाए जाएंगे, राइट। इसमें वही बायोटिक कंपोनेंट पाए जाएंगे जिनके अंदर के एंजाइम्स का ऑप्टिमम रेंज 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक। अब इसमें वो वाले इस वाले को मैं एक बार मिटा दूं, ठीक। एक और इकोसिस्टम है, से देयर इज अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, सपोज यहाँ का मीन टेम्परेचर है 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें वो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जिनके टेम्परेचर का टॉलरेंस रेंज क्या है, जिनके बॉडी में जो एंजाइम पाए जाते हैं उसका टॉलरेंस रेंज क्या है, 25 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर है। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ए बायोटिक कंपोनेंट है जो किसी भी इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट को कैरेक्टराइज करता है। अगर क्योंकि सारे बायोटिक कंपोनेंट लिविंग है तो उनके अंदर एंजाइम है, और उनके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे ही काम करते हैं, उससे नीचे वो इनएक्टिव हो जाएंगे, ऊपर डीनेचर हो जाएंगे। तो होता क्या है कि वो इकोसिस्टम, ठीक है, जिस इकोसिस्टम में जितना टेम्परेचर होगा, जिसका एवरेज टेम्परेचर जो होगा, अकॉर्डिंगली वैसे बायोटिक कंपोनेंट उस इकोसिस्टम में पाए जाएंगे जो उस टेम्परेचर रेंज में काम कर सके, जिनके एंजाइम उस टेम्परेचर रेंज में काम कर सके, यानी कि जो उस टेम्परेचर रेंज में जिंदा रह सके। इज दैट क्लियर? ठीक। सो टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ए बायोटिक कंपोनेंट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखें। So what is temperature? It is a degree of hotness or coldness of a substance. Temperature का किसी भी इकोसिस्टम के बायोटिक कम्युनिटी पर क्या असर होता है? Effect of temperature is on the metabolism and reaction rate. Metabolic activities actually हमारे बॉडी में एंजाइम से कैटालाइज होती है। एंजाइम इन टर्म इन्फ्लुएंस होते हैं टेम्परेचर से। हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं एंड लो टेम्परेचर पे वो स्लो डाउन करके स्टॉप कर जाते हैं। एट लो टेम्परेचर द एंजाइम गेट इनएक्टिव एंड द एक्शन बेसिकली स्टॉप्स। ठीक। सो यहाँ आपका दिखा रहा है ये मेरा एक एंजाइम है। ये एंजाइम अगर हमारा हाई टेम्परेचर पे आप ले जाओगे, देखो डीनेचर हो जाएगा। आपको पता है डीनेचर का मतलब क्या होता है? जब आपके बॉन्ड्स टूट जाते हैं और एंजाइम टर्शरी से सेकेंडरी एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप लो टेम्परेचर दोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। सो ऑल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम व्हिच वर्क विद इन अ कंप्लीट within a known temperature range। उससे ऊपर और नीचे होने से वो एंजाइम वर्क नहीं करते, हेंस वो ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक। अब आ जाते हैं हेंस सिंस अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग टेम्परेचर पाया जाता है बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग, पहले भी बता दिए, बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है और सन के चारों तरफ घूमता है, तो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ ये क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर सनलाइट रिसीव करते हैं। हेंस द टेम्परेचर रेंज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज डिफरेंट। ठीक है, टेम्परेचर रेंज हर पार्ट का अलग होता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा, वहां पर वही ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो जिनके एंजाइम उस टेम्परेचर रेंज पर फंक्शनल हो सके। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आपको दो वर्ड और बताएंगे विद रिलेशन टू टेम्परेचर। वन इज
यूरीथर्मल एंड द अदर इज स्टेनोथर्मल। यहाँ ये लिखा है एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर जिसमें वो सर्वाइव करता है। वो रेंज ऑफ टेम्परेचर जिसमें ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है उसको उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर हम कहते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट वाइड रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड एज यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या होता है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर सर्वाइव कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, सपोज ये इकोसिस्टम 1 है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर रेंज है, ये इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है इन टेम्परेचर वैसे जगहों पर जहां पर टेम्परेचर का रेंज है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये हो गया आपका इकोसिस्टम 1। ये एक और इकोसिस्टम है जिसको हम कह रहे हैं इकोसिस्टम 2, और ये इकोसिस्टम उस जगह में पाया जाता है जहां टेम्परेचर का रेंज है मे बी 25 डिग्री टू 35 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। आप देखोगे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इस इकोसिस्टम के यूनिक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इस इकोसिस्टम के यूनिक है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इस इकोसिस्टम में भी पाया जाता है और इस इकोसिस्टम में भी पाया जाता है, ठीक। इट इज फाउंड इन ठीक है, इट इज फाउंड इन बोथ द इकोसिस्टम। इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको जो यहां भी पाए जाते हैं और यहां भी पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखो ऐसा कैसे कि ये दैट मींस ये ऑर्गेनिज्म जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूं, दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको मैंने यहां पे ग्रीन कलर से बनाया है, दिस ऑर्गेनिज्म इज कैन टॉलरेट ग्रेट रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये 20 से लेकर 35 डिग्री टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकता है। आप देख सकते हो क्योंकि ये 20 to 25 में भी सर्वाइव कर रहा है, 25 से 35 में भी सर्वाइव कर रहा है। दीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन हैव अ वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस, दीज आर कॉल्ड एज यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। वैसे ऑर्गेनिज्म देखो यहाँ पर दिख रहा है 10 डिग्री से 30 डिग्री तक के आपके सर्वाइव कर रहे हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। सर मेरा बात, now look at that, those organisms which can tolerate only narrow range of temperature। जैसे यहाँ पर देखो जो ऑर्गेनिज्म हमने ब्लू कलर से बनाया है, ठीक, ये कहाँ पे सर्वाइव करेगा? ओनली इन दिस इकोसिस्टम। दैट मींस इसका सर्वाइवल रेंज क्या है? 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ आ जाओ, कुछ ऑर्गेनिज्म को हमने किस कलर से बनाया है? रेड कलर से बनाया है। इसका रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या है? इट इज बिटवीन 25 टू 35 डिग्री ओनली। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव ओनली अंडर नैरो टेम्परेचर कंडीशंस, सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। देखो मैंने अगले स्लाइड में डाला है। So those organisms are called as stenothermal organism। तो टेम्परेचर में इतना ही पढ़ना है, इससे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, मेडिकल में नहीं आएगा। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार मैं क्विकली फिर से आपको समराइज कर दूं। टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हमारी बॉडी में एंजाइम को रेगुलेट करता है। एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही काम करते हैं, उससे कम में वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उससे हाई में वो डीनेचर हो जाते हैं। तो अब क्योंकि आपका अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है और पूरे सन के चारों तरफ घूमता है, इसकी वजह से अर्थ के अलग अलग रीजन को अलग अलग अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है, हेंस उनका टेम्परेचर रेंज अलग अलग रीजन का क्या होता है? अलग होता है, ठीक। क्योंकि हर रीजन का टेम्परेचर रेंज अलग है तो वहां पाए जाने वाले बायोटिक कंपोनेंट भी अलग होंगे, क्योंकि वह मतलब वही ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर रेंज में पाए जाएंगे जिनके एंजाइम उस टेम्परेचर रेंज में फंक्शनल हो सकते हैं। दस different ecosystem have different biotic component। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, 20 to 25 में भी पाए जा रहे हैं, 30 to 35 में भी पाए जा रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका टेम्परेचर एंजाइम का टॉलरेंस रेंज काफी वाइड होता है, ठीक से आई एम सेइंग फ्रॉम 20 to 35 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम यूरीथर्मल। यूरी मींस ब्रॉड, थर्मल मींस हॉट। लेकिन वैसे ऑर्गेनिज्म जो केवल नैरो टेम्परेचर रेंज में ही फंक्शन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टेनोथर्मल। स्टेनो मींस नॉर्मल, नैरो, एंड थर्मल मींस टेम्परेचर। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही सर्वाइव करते हैं, दे आर कॉल्ड एज यूरीथर्मल। इसके साथ आपका टेम्परेचर कंप्लीट हो गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर, दैट इज वाटर। वाटर भी एक काफी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वाटर इज वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स टू लाइफ। आपकी बॉडी का लगभग 70 to 90% वेट वाटर का बना है और हर सेल आपका लगभग 70 to 90% आपका वाटर का ही बना हुआ है।
ठीक। सो वाटर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके सेल में जो साइटोप्लाज्म है, दिस साइटोप्लाज्म इज बेसिकली क्या है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक मास है, दिस साइटोप्लाज्म इज मेनली व्हाट, इट इज मेनली वाटर. Water is a very important constituent that influences the life of organism. Life originate ही किया था water में, and water के बिना हम लोग life के बारे में सोच भी नहीं सकते. ठीक, तो definitely आपको पता है किसी भी ecosystem में जो सबसे important biotic factor है वो कौन है? किसी भी इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर है प्लांट्स. ठीक, प्लांट को वाटर चाहिए टू डू फोटोसिंथेसिस, टू मेक फूड. ठीक, so the productivity and the distribution of plants, hence animals, is directly dependent on the amount of water. अगर मेरा वाटर बहुत स्केर्स है, बहुत कम है, बहुत स्केर्स है, तो वैसे प्लांट्स नॉर्मली ग्रो करते हैं जो बहुत कम पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं. Hence, एनिमल्स भी वैसे ही रहेंगे यहाँ पर, जो एनिमल्स ज़ेरोफिटिक है, यानी कि कम पानी में सरवाइव कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरा वाटर का लेवल मॉडरेट है तो वैसे प्लांट्स उगेंगे जो मॉडरेट वाटर कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं. Hence, जो इनका बायोटिक कंपोनेंट है, ये बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जो इंसेक्ट्स एंड अदर्स, दे विल बी ऑल्सो of a different type. and वैसे इकोसिस्टम जहाँ वाटर का कंटेंट और ज्यादा है, there you can have trees, and water अगर बहुत ज्यादा है, you can have an aquatic ecosystem that is water, that is a pond or a lake or something like this. यानी कि वाटर, ठीक है, अकॉर्डिंगली बायोटिक कंपोनेंट भी चेंज हो जाएगा. यहाँ पर क्या पाया जाएगा, हाइड्रिला एसेट्रा. वहाँ क्या पाया जाएगा, पेड़ पाया जाएगा. यहाँ क्या पाया जाएगा, ग्रास पाया जाएगा. यहाँ क्या पाया जाएगा, कैक्टस पाया जाएगा. अकॉर्डिंगली एनिमल्स भी चेंज कर जाएंगे. यहाँ का एनिमल अलग, यहाँ का एनिमल अलग. दैट मीन्स किसी भी इकोसिस्टम के बायोटिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. कितना ज्यादा प्लांट्स होगा, कितने वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये वाटर पर डिपेंड करता है. ठीक, वाटर में केवल क्वांटिटी ही मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ वाटर भी मैटर करता है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ठीक है, केवल क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी भी मैटर करता है. मतलब आपको पता है डिफरेंट वाटर बॉडीज का पीएच अलग हो सकता है. ठीक है, अगर यहाँ पर पीएच से 2 है इस वाटर बॉडी का, ठीक, सपोज इस वाटर बॉडी का पीएच 2 है एंड से इस वाटर बॉडी का पीएच आपका 6 है, तो जैसे ही पीएच, सैलिनिटी, कितना सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सारी चीजें वेरी कर जाएंगी. ऑब्वियसली वहां पर पाए जाने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स भी क्या है, चेंज कर जाएंगे. सो वाटर not only in terms of quantity but also in terms of quality is very important to decide what type of biotic growth or biotic population will be found in that particular ecosystem. यहाँ दिखा रहे as per salinity, the water bodies can be of basically 3 types. One is called as your inland water, like ponds and lakes. इनकी salinity only 5% होती है. सी वाटर अगर आप देखोगे बेटा, दिस इज योर सी वाटर, इसकी सैलिनिटी 30 to 35% होती है. लेकिन अगर आप हाइपरसलाइन लगून्स देखोगे, व्हाट आर हाइपरसलाइन लगून्स, देखिए ये आपका नदी है, सो दिस इज फ्रेश वाटर जिसकी सैलिनिटी क्या दिखा रहा है आपकी बुक में, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5%. आपको पता है ये वाटर अल्टीमेटली जाकर कहाँ मिलेगी, ओशंस में. ठीक है, सो दिस इज योर ओशन जिसकी सैलिनिटी कितनी है बेटा, ये हाइपरसलाइन है, इसकी सैलिनिटी 30 to 35% है. ठीक है, इसकी सैलिनिटी अप्रोक्सीमेटली इट इज 30 to 35%. ठीक, अब ये जब मीठा पानी समुद्री पानी में मिलता है, तो यहाँ बीच में डेल्टा क्रिएट होता है. डेल्टा, ये जो डेल्टा है, इसमें कभी कभी क्या होते हैं, आपके गड्ढे खुद जाते हैं. You have to understand like this. समुद्र के बगल में, ठीक है, there is some a water body. तो जब हाई टाइड होगा तो इसमें क्या होगा, पानी भर जाएगा. पानी के साथ यहाँ पर क्या आएगा, नमक भी आएगा. लेकिन जब धूप निकलेगी तो पानी उड़ जाएगा, इसमें केवल नमक रह जाएगा. ठीक है, पानी उड़ जाएगा और इसमें केवल नमक आपका रह जाएगा. Is that clear? ठीक है, अब क्या होगा, इसमें केवल आपका सॉल्ट रह गया. फिर नेक्स्ट टाइम हाई टाइड होगा तो इसमें पानी भरेगा.
पानी आपका इवेपोरेट हो जाएगा, केवल नमक भर जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर पानी आएगा, व्हाट विल हैपन, मैं यहाँ पर एक हाइपर सलाइन लगून दिखा रही हूँ। इस डेल्टाइक रीजन में कोई एक गड्ढा है जिसमें आपका पानी भरा हुआ है, तो ग्रेजुअली यहाँ पर क्या होगा, पानी उड़ता जा रहा है, तो यहाँ सिर्फ नमक इकट्ठा हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ हाइपर सलाइन लगून। देयर कैन बी सम वाटर बॉडीज जहाँ पर सैलिनिटी कैन बी मोर देन 100%। दैट मीन्स हम लोग ये समझ गए कि वाटर में इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल इकोसिस्टम, क्योंकि ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर। अलग अलग इकोसिस्टम में जो वाटर की क्वांटिटी है वो वेरी करती है, पर क्वालिटी भी वेरी करती है इन टर्म्स ऑफ पीएच एंड सैलिनिटी। सैलिनिटी के हिसाब से वाटर बॉडीज 3 भाग में बटे हुए हैं, फ्रेश वाटर, इनलैंड वाटर जिसमें हम लोग आते हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स जिसकी सैलिनिटी है 5%, या सीज एंड ओशंस जिसकी सैलिनिटी है 30 to 35। लेकिन कुछ हाइपरसलाइन लगून समुद्र के पास इस टाइप के जो लगून्स पाए जाते हैं, दीज हाइपरसलाइन लगून्स, व्हाट हैपेंस इन देम, at times the salinity can increase up to 100%, right? So this is about the various types of, these just terms are given. अब आ जाते हैं salinity का tolerance। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ salinity को भी टॉलरेट कर लेते हैं, मतलब say salinity they can tolerate something say between it can in maybe they can stay in 10% salinity to maybe 35% salinity। तो ग्रेट रेंज ऑफ salinity है, मे बी सबसे ऑप्टिमम इनका 25 डिग्री है, सबसे खुश ये 25 नॉट डिग्री परसेंट salinity पे खुश रहते हैं, लेकिन ये 10 to 35 में रह सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं स्टेनोहेलाइन। हेलाइन मीन्स सैलिनिटी, स्टेनो मीन्स वाइड रेंज। वैसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टेनोहेलाइन, राइट? जिसमें आएगा आपका स्टेनोहेलाइन ऑर्गेनिजम्स आर दोज व्हिच कैन टॉलरेट नैरो रेंज, और सॉरी दे आर सॉरी गलत बोल दिया, स्टेनो इज यूरी हेलाइन। अरे भाई जो पिछली बार बोला था उसी से रिलेटेड होगा ना। यूरी हेलाइन आर दोज जो आपका वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन टॉलरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर देखो 5 से लेकर 45 तक आपका दिखा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं यूरी हेलाइन। वैसे जो नैरो रेंज को टॉलरेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टेनोहेलाइन। ठीक, कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए ये आप लोग देख लेना, जैसे हेरिंग फिश है या फिर ट्राउट है, दीज आर यूरी हेलाइन एनिमल्स। नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर इज लाइट। ठीक है, नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है आपका लाइट। सो नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट, लाइट के बारे में कुछ बता दें ना। लाइट कैसे इंपॉर्टेंट है? सनलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में तो सनलाइट ही डिसाइड करता है कि फोटोसिंथेसिस कितना होगा, सनलाइट ही डिसाइड करता है कि फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग कब होगा, वो सनलाइट डिसाइड करता है। एनिमल्स में माइग्रेशन, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर सनलाइट द एनिमल्स माइग्रेट। सो बहुत सारे फिनोमेना एनिमल्स के सनलाइट पर, बायोटिक कंपोनेंट के सनलाइट पर डिपेंड करते हैं। सो नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सनलाइट। यहाँ पर आपको एक चीज बता दें, जो विजिबल लाइट है, दैट इज जो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, वो बेसिकली 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। सो इफ यू लुक एट दिस, आपको पता है लाइट एक वेवलेंथ है। 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर को हम लोग विजिबल लाइट बोलते हैं, और ये विजिबल लाइट आपको पता है 7 कलर्स में बटा हुआ है, विबजियर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपको ये भी पता है इस 7 कलर्स में सनलाइट मैक्सिमम ब्लू एंड रेड कलर ऑफ सनलाइट में फोटोसिंथेसिस होता है। इससे पहले 400 से पहले वाले को हम लोग कहते हैं यूवी रेडिएशन, एंड 700 के बाद वाले को हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। आपको पता है बोथ यूवी रेडिएशन एंड इंफ्रारेड रेडिएशन आर हार्मफुल टू अस। ठीक, तो अगर सपोज अर्थ पे सनलाइट आ रहा है, बट दिस सनलाइट इज ऑफ वेवलेंथ आइदर लेस देन 400 नैनोमीटर और मोर देन 700 नैनोमीटर, देन दैट इज नॉट गुड, बिकॉज दैट इज हार्मफुल फॉर अस। लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, लाइफ केवल विजिबल लाइट में एग्जिस्ट करता है। इस विजिबल लाइट को आप लोग जानते हैं, हम लोग पार बोलते हैं, आपने क्लास 11 में पढ़ा भी है। पार का फुल फॉर्म है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं हम इसको। ठीक है, पार भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं हम इसको, राइट? इस रेंज में ही लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेटली, ठीक है, सनलाइट एक इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, बिकॉज
कितना सनलाइट आ रहा है, कौन से वेवलेंथ का सनलाइट आ रहा है, वो डिसाइड करता है कि उस इकोसिस्टम में कितना फोटोसिंथेसिस होगा। इन शॉर्ट वो डिसाइड करता है कि उसमें कैसे प्लांट्स पाए जाएंगे, हेंस वो डिसाइड करता है कि उसमें एनिमल्स एंड माइक्रोब्स भी आपके कैसे पाए जाएंगे। लुक एट दिस, light or visible spectrum has a wavelength of 400 to 700 नैनोमीटर। इसी वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए इस वेवलेंथ को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इससे लॉन्गर रेडिएशन को कहते हैं इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लाइक दिस। ठीक, ये सारे वेवलेंथ में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता, रादर ये हमारे लिए हार्मफुल रेडिएशन है। व्हाई इज लाइट एन इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर? बिकॉज प्लांट्स में सबसे पहले आ जाते हैं, दे प्रिपेयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स सनलाइट। ठीक, बिसाइड्स amount of sunlight that decides the growth of any plant। अगर आप एक फॉरेस्ट को देखोगे तो जो ऊपर के बड़े बड़े पेड़ हैं जो फॉरेस्ट का कैनोपी बनाते हैं उनको सनलाइट ज्यादा मिलता है, और जो नीचे वाले प्लांट्स है वो उनको सनलाइट कम मिलता है। अकॉर्डिंगली आप देखो इन प्लांट्स के ग्रोथ कितने डिफरेंट हो जाते हैं। जिनको सनलाइट ज्यादा मिल रहा है वो देखो कैसे चौड़े होकर फैल जाते हैं, ठीक, एंड जिनको कम मिल रहा है वो देखो कैसे शेडी एरिया में से पाए जाते हैं, सो इनका ग्रोथ कितना कम है। स्मॉल हर्बेशियस प्लांट एंड सम श्रब्स जो कैनोपी के अंदर में रहते हैं वो अडेप्टेड है टू डू फोटोसिंथेसिस अंडर लाइट, लेस लाइट इंटेंसिटी। ये कम लाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं सियोफाइट। जबकि जो ये लंबे लंबे पेड़ हैं जो कैनोपी बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस को हाई लाइट में करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं हीलियोफाइट्स। जस्ट ऐसी टर्म बता दिया, ये दोनों टर्म आपके एनसीईआरटी में नहीं है। इन शॉर्ट, प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन एंड फोटोपीरियोडिज्म। पहला हो गया फोटोसिंथेसिस, आपको पता है फोटोसिंथेसिस में लाइट ही इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा आपको पता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज आल्सो बाय लाइट। आपको पता है आम में, जो आम का पेड़ है उसमें क्या होता है, केवल गर्मियों में ही मंजर लगता है, दैट मीन्स फ्लावरिंग होती है, और विंटर्स में ही डहलिया खिलता है। Why? Because the sunlight also decides the flowering, photoperiodic flowering कहते हैं इसको, क्लास 11 में आपने पढ़ा था। So sunlight is very important for another thing, that means it also decides, कब तक प्लांट आपका वेजिटेटिव रहेगा एंड कब उसमें फ्लावरिंग आपकी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट आ जाओ, प्लांट्स में फोटोपीरियोडिक ग्रोथ, वही मैंने दिखा रहा है, कब फ्लावर करेगा नहीं करेगा, ये सारा आपका सनलाइट पर डिपेंड करता है। अच्छा, एनिमल्स को भी सनलाइट इफेक्ट करता है, कैसे? माइग्रेशन। अगर आप और हम देखें, हमारा डायगोनल माइग्रेशन है, हम सुबह काम करने जाते हैं, रात को वापस आ जाते हैं, सुबह जाना रात को आना, सुबह जाना रात को आना, किससे डिसाइड हो रहा है? अमाउंट ऑफ सनलाइट से डिसाइड हो रहा है। सनलाइट डिसाइड करता है, सुबह जाते रात को आते। कुछ एनिमल्स माइग्रेट करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस माइग्रेशन इज ऑल्सो गाइडेड बाई सनलाइट। ऐसा नहीं है कोई एनिमल कोई भी सीजन में माइग्रेट कर जाता है। जैसे इंडिया में जो साइबेरियन क्रेन्स आते हैं वो हमेशा विंटर्स में ही आते हैं, क्योंकि वो बहुत जब कोल्डर रीजन्स में वो पाए जाते हैं, तो जब ठंड बढ़ जाती है तो वो माइग्रेट करके वार्मर कंट्रीज जैसे इंडिया में आ जाते हैं। एनिमल्स में प्लांट्स, बर्ड्स माइग्रेट from cold places to warm, during winter and return to their homes during summer। ठीक, एनिमल्स में भी बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसे हैं जो सनलाइट से डिसाइड होती है। अकॉर्डिंगली सम एनिमल्स आर नॉक्टर्नल, सम एनिमल्स आर डायर्नल। नॉक्टर्नल मतलब रात वाले, डायर्नल मतलब दिन वाले एनिमल्स होते हैं। यानी कि इन शॉर्ट, लाइट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर जो डिसाइड करता है उस इकोसिस्टम के बायोटिक कम्युनिटी का बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। ठीक, द लास्ट एबायोटिक फैक्टर विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज सॉइल। सॉइल अगेन एक इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर क्यों है? क्योंकि सॉइल जैसा होगा, अलग अलग इकोसिस्टम में सॉइल का साइज एंड कॉम्पोजिशन वेरी कर सकता है। साइज एंड कॉम्पोजिशन से मतलब क्या है? कुछ इकोसिस्टम ऐसे हैं जिसमें सॉइल का ग्रेन साइज क्या है? छोटा छोटा है, ठीक है, कोर्स है। कुछ में कैसा है? ये आपका बड़ा बड़ा पाया जाता है,
ठीक, कुछ का सॉइल कैसा हो सकता है, सैंडी हो सकता है, कुछ का कैसा हो सकता है, लोमी हो सकता है। अकॉर्डिंगली जैसे जैसे सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक चेंज करेगा उसमें उगने वाले प्लांट्स भी क्या होंगे, वो चेंज कर जाएंगे। ठीक, कौन सा प्लांट उगेगा, हेंस एनिमल चेंज कर जाएगा, हेंस इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन है, मतलब स्ट्रक्चर है, हेंस फंक्शन भी आपका चेंज कर जाएगा। द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एट अ गिवन प्लेस, अलग अलग जगहों पर सॉइल की प्रॉपर्टी क्यों चेंज करती है, डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। ठीक है, सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन द वेदरिंग प्रोसेस, कैसे बना है। आपको पता है सॉइल दो ही तरह से बनता है, आइदर द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स और ड्यू टू ओवरफ्लड ऑफ द रिवर्स, रिवर का सिल्ट डिपोजिशन से बनता है। तो कैसे बना है सॉइल, अलग अलग सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक अलग क्यों है, क्योंकि डिपेंड करता है किस क्लाइमेट का है, किस प्रोसेस से बना है, वेदर इट इज सेडेंटरी और ट्रांसपोर्टेड, एंड उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। अकॉर्डिंगली सॉइल का क्वालिटी चेंज करता है, प्रॉपर्टीज, हेंस अलग अलग सॉइल का प्रॉपर्टी चेंज कर जाता है, जैसे उसका कॉम्पोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें चेंज कर जाती है। इसकी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, इसकी वजह से अच्छा उसका कॉम्पोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, देखो ये चेंज करने की वजह से उसका साइज, पोरोसिटी, पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन ये चेंज कर जाता है, जिसकी वजह से सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने से प्लांट्स एंड एनिमल्स का पॉपुलेशन चेंज कर जाता है। कह रहा है एक ही वाटर बॉडी में जो बॉटम सेडिमेंट है उसका जो सॉइल है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है टॉप सॉइल से अलग हो, हेंस नीचे पे पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो ऊपर के ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। ठीक, हाँ, सो इन शॉर्ट आपको सॉइल के बारे में भी पता चल गया। सो विद दैट द मेजर एबायोटिक कंपोनेंट्स आर ओवर। लेट मी वेरी क्विकली समराइज व्हाट आई टॉट यू टुडे। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कोई भी इकोसिस्टम एबायोटिक एंड बायोटिक दोनों कंपोनेंट का बना है। एबायोटिक कंपोनेंट में घुमा फिराकर वही चार चीजें क्या है, टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर है एंड सनलाइट है, यही घुमा फिराकर चार है। हर इकोसिस्टम में वही चार पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग इकोसिस्टम में इन चारों के कैरेक्टर, क्वालिटी एंड क्वांटिटी वेरी कर जाती है, जिसकी वजह से अब अगर क्वालिटी क्वांटिटी वेरी कर गई तो ऑब्वियसली हर बायोटिक कंपोनेंट हर इकोसिस्टम में एडजस्ट नहीं कर सकता। वो इकोसिस्टम जिसमें मैं एडजस्ट कर सकती हूँ फाइनली उसी को मैं अपना हैबिटेट बनाती हूँ, जिसकी वजह से दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग इकोसिस्टम में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर इकोसिस्टम का अपना अलग फ्लोरा होता है, यानी कि प्लांट कम्युनिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसका एबायोटिक कंपोनेंट अलग है, तो अलग तरह के प्लांट्स वहां उगते हैं, हेंस उस पर डिपेंडेंट एनिमल्स का पॉपुलेशन चेंज कर जाता है। इसीलिए दो the abiotic factor is same throughout the biosphere, still the entire biosphere is divided into a number of smaller units called as ecosystem. यही बताना चाह रहा है, और बताना चाह रहा है कि कैसे अलग अलग को डील किया है। जैसे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर में का क्या असर होता है, और एनिमल्स का टेम्परेचर के प्रति अडेप्टेशन के हिसाब से दे कैन बी स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल। अगर आपका वाटर ये आ जाता है क्या बोलते हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें, लाइक टेम्परेचर हो गया, नेक्स्ट आ जाते हैं वाटर, तो वाटर में क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये मैटर करता है। तो अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो एक्वेटिक सिस्टम हो गया, कम है तो टेरेस्ट्रियल हो गया। एंड क्वालिटी में पीएच चेंज होगा, सैलिनिटी चेंज होगी, इसलिए समुद्र के पानी में अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं और मीठे पानी में अलग होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सनलाइट। सनलाइट डिसाइड करता है कितना फोटोसिंथेसिस होगा, उतना घना पौधा होगा, वैसे वहां पर जानवर पाए जाएंगे। एंड इसके अलावा कौन सा वेवलेंथ ऑफ सनलाइट आ रहा है ये भी आपका डिसाइड करेगा उस इकोसिस्टम के कॉम्पोजिशन को। लास्ट है सॉइल। सॉइल तो दो तरह से बनता है, इधर वेदरिंग ऑफ द रॉक्स और ड्यू टू द सेडिमेंटेशन प्रोसेस बाय द रिवर्स। अब ये बनने के प्रोसेस की वजह से अलग अलग सॉइल का ग्रेन साइज अलग होता है, एडेशन अलग होता है, पोरोसिटी अलग होता है। ये सारा चीज अलग होने की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चेंज कर जाती है। ठीक, इसकी वजह से वहां पे अलग अलग तरह के सॉइल में अलग अलग प्लांट्स उगते हैं, हेंस उसके साथ पाए जाने वाले एनिमल्स भी क्या होते हैं आपके चेंज कर जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। अब जब आपको ये समझ में आ गया मेजर एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या मतलब पाए जाते हैं, सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विद the response towards that abiotic stress। ये response towards abiotic stress क्या होता है, मतलब सडनली मैम ने abiotic stress क्या बोला, ये क्या चीज है एग्जैक्टली ये भी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। इन द मीन टाइम आई जस्ट एक्सपेक्ट वन थिंग फ्रॉम यू कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी
ठीक, एक बार इसको पढ़ लो, समझ लो, कोई खास क्वेश्चन इससे बनते नहीं है, ठीक है, बोर्ड में और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सब अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह, शेयरिंग वगैरह कर देना और पढ़ते रहना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, मेजर रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक स्ट्रेस। टिल देन, गुड लक एंड गुड बाय।